अगर कश्मीर के लिए कोई मुसीबत बनी है वो उस दिन बनी है जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी हुई है, जिस दिन उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया। महराज मलिक को क्या कहेंगे हम, उसका कभी ही नहीं है उतना कि मुफ्ती साहब के बारे में बात करें। मुफ्ती साहब एक सोच थे, मुफ्ती साहब का एक विजन था। मुफ्ती साहब वो शख्सियत थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ही गुस्सा रहे कि आप उठिए बात कर लीजिए हाउस में जो कह रहे थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने गलतियों पे जो उन्होंने की है गलतियां, उन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने परसों भी कहा, लास्ट बार भी कहा, हर बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर कश्मीर के लिए कोई मुसीबत बनी है वो उस दिन बनी है जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी हुई है, जिस दिन उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया। बनी है जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी हुई है, जिस दिन उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया, जिस दिन शेख साहब को उन्होंने कश्मीरियों ने लीडर चुना, तो कश्मीरियों के लिए मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ी और उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो उसी को ये पर्दा डालने के लिए ऐसे लोगों को उकसा रहे हैं। मेरा मामला यही मैं कह रहा हूँ, कश्मीरियों लोगों को एक बदकिस्मती है, उन्होंने हमेशा उस जमात को, इसमें देख लिया, अगर हम कहेंगे ये लोगों को भी सोचना चाहिए। जब जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक्तिदार दिया, जब जब उन्होंने उनको कुर्सी दी, जब जब उन्होंने उनको पावर दिया, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सौदा किया। 47 में शेख साहब को दिया तो उन्होंने इलाहा किया, 75 में दे दिया तो उन्होंने सील डाल दी। सारा जितना भी हमसे छीना गया था, हमारा प्राइम मिनिस्टर लिया गया था, सदर रियासत लिया गया था, तो शेख साहब ने उसको ये कि 96 में दी उनको, फिर उनको इक्तिदार दिया, कुर्सियां ज्यादा दी। तो आपका साहब यही कहना है कि आज के हालात जिस तरीके से है, जो भी चाहे असेंबली में हो रहे हैं, चाहे लोगों पे हो रहे हैं, आज फिर उन्होंने कर दिया उनको। तो आप देख लीजिए वक्फ बिल पे क्या किया उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा रहा है कि हम कैसे हिंदुत्व को बेल आउट कर दें, हिंदुइज्म को कैसे बेल आउट कर दें। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि ये मसला है खाली एक किसी पॉलिटिक्स का या किसी जमात का। ये पूरे मुसलमानों के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसीबत बनी हुई है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि ये एक स्टेट ऐसी थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। हम तो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी, हमारी लीडर और हम सब इस पे तो बात करेंगे क्योंकि हमें बात करनी भी है। तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अगर ये ऐसा, अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो पता नहीं कल हमारे मकबरों का क्या होगा, कल हमारी दरगाहों का क्या होगा। हमें तो ये अफसोस की बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन्हीं का स्पीकर और उसी के खिलाफ ये देखो कैसे नाराबाजी बाहर कर रहे थे। यार अगर आप लोग ऐसे हो तो फिर तो बिल लाई थी पीडीपी ने और बाकी मेंबरान ने स्पीकर को ये करने के लिए, वो करने के लिए तो किया। तो इनके वोट से तो स्पीकर चुना हुआ है, इनके वोट से तो स्पीकर बना हुआ है। तो उमर साहब इतनी अहम बिल थी तो वो कहीं टहल रहे थे, वो कहते थे वो उसी मिनिस्टर के साथ टहल रहे थे जिसने ये बिल वहां पर प्रोड्यूस की थी पार्लियामेंट में। तो इसलिए हम ये जब कहेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुसीबत बनी हुई है कश्मीरियों के लिए हमेशा। चाहे किसी चीज पे भी इन्होंने, चाहे जमात इस्लामी को जब एक उन्होंने रिलीजियस की बात की तो उनके घर जला दिए गए, उनके स्कूल जलाए गए। जहां पर भी किसी ने अपनी दीन और इसकी बात की तो उसके मुखालिफ अगर खड़ी हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। उस वक्त ही खड़ी हुई जब उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया है, तब से इन्होंने शुरुआत की है मुसलमानों के खिलाफ। मुझे लोगों पे भी तरस आ रहा है, इन्होंने कब तक आजमाओगे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को? आपने 75 में इनको आजमाया तो क्या किया इन्होंने? आपने 95 में इनको आजमाया तो इन्होंने क्या किया? आपने 2008 में इनको आजमाया तो क्या किया? उसके बरक्स आप पीडीपी को ले लीजिए, 2002 में आपने इनको खाली 16 सीटें दी, तो आप देख लीजिए कितनी लोगों को राहत मिली, आर पार तुजारत मिली। जितने भी जेलों में थे उनको छोड़ दिया गया, टास्क फोर्स बैन कर दिया गया, इन्होंने जो पोटा लगा दिया था उसको खत्म किया गया। ये तो इनका देन थी। फिर उन्हें 2008 में किया उसी कांग्रेस के साथ, इन्होंने कोई मसला हल किया क्या? कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, कोई एजेंडा ऑफ अलायंस बना? फिर हमने 2014 में बीजेपी के साथ अलायंस किया तो एक एजेंडा ऑफ अलायंस था। ऐसे ही नहीं थे वो इख्तिदार के लिए, वो इनकी तरह कुर्सी के लिए नहीं था, उसमें एक सोच थी, उसमें ये था। महराज मलिक ने भी यही बताया कि खासकर आज के जो हालात है, इन हालात का जिम्मेदार जो है पीडीपी है। आप बता दीजिए कैसे पीडीपी? हालात तो इससे पहले महराज मलिक देखो, महराज मलिक अगर उसको, मैं वही तो कह रहा हूं ना आपको, देखिए हमें सोचने की जरूरत है। ये जब बनी थी बीजेपी को मेजॉरिटी मिली थी, ये महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पास नहीं किया कि वहां पर बिल, उन्होंने जब ये राष्ट्रपति राय से हुआ,
مجھے بتا دیجئے نہیں کرتے تو تب بھی وہ کر پاتے. اور 3 اسٹیٹس نے جو ہندوستان میں ہے انہوں نے تو وقف کی بل پاس کی اور یہ مسلم میجارٹی ریزولوشن پاس کیا تو یہاں سے نہیں ہوئی. تو اس لیے مجھے نہیں ہے, میں آپ ذاتی طور پر کہوں, ہم اپنے لوگوں پہ سوچ پہ ترس آ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کتنی بیوقوف ہمیں بناتے آ رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے, اور ہم بیوقوف بنتے آ جا رہے ہیں. کبھی نہ کبھی انہوں نے وہ سبز جھنڈا دکھا دیا, کبھی انہوں نے وہ نمک دکھا دیا, کبھی کہا کہ بی جے پی آئے گی, کبھی کہا وہ آئے گا, کبھی اور کام انہوں نے ہمیشہ دلی کا کر دیا, آسان کر دیا. اور دلی کا نہیں, میں کہتا ہوں ہندوتا کا کام انہوں نے ہمیشہ آسان کر دیا. جس دن نے مسلم کانفرنس کو دفنا کے نیشنل کانفرنس بنا دی تب سے ان کی شروعات ہے. اب اگر بڑے بول تو میں بات کروں تو شیخ صاحب کسی بڑے کھیل کے حصے تھے اور بڑے کام کے حصے تھے. چلیے سر, وقت دینے کے لیے, بات کرنے کے لیے جو ہے بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر یاسر رشید صاحب, جنہوں نے وقف امینڈمنٹ بل پہ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایشوز پہ جو ہے بات چیت کی اور نیشنل کانفرنس کو باضابطہ طور پر اس میں تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان سہیل مقبول کو اجازت. خدا حافظ.